कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में 19वें अध्याय प्रकरण 15 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे निशांत प्रणिधि। निशांत प्रणिधि अर्थात राजभवन का निर्माण और राजा के कर्तव्य। वास्तुक प्रशस्ते देशे सप्रकार परीखा द्वार अनेक कक्षया परिगत अंतःपुरम कार्येत। वास्तु विद्या के जो विशेषज्ञ हैं, जिस स्थान को उपयुक्त बताएं, सही बताएं, उसी स्थान पर अंतःपुर का निर्माण राजा को कराना चाहिए, जिसके चारों ओर परकोटा और खाई और जिसमें अनेक ड्योढ़ियाँ बनी हुई हों। कोशगृह विधानेन व मध्ये वासगृहम। कोषागार निर्माण के विधान के अनुसार अंतःपुर के बीच में राजा अपना महल बनाए, रहने का स्थान बनाए। राजा का महल कहाँ हो? अंतःपुर के बीच में राजा का महल होना चाहिए। या राजा ऐसा घर बनाए, मकान बनाए, जिसकी दीवारों और गलियों का किसी को पता नहीं चले, जिसे हम भूल भुलैया कहते हैं। ऐसे मकान को मोहन गृह भी कहा जाता है। गूढ़ भित्ति संचारम मोहन गृहम तन्मध्ये वासगृहम भूमि गृहम व आसन काष्ठ चैत्य देवता। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इसके बीच में राजा अपने रहने का मकान बनवाए, या तो मकान बनवाए, भूमि को खुदवाकर उसमें घर बनवाए। उस भूमि गृह के दरवाजे पर समीप ही किसी देवता की मूर्ति स्थापित कराए। देवता विधान द्वार अनेक सुरंग संचारम प्रासादम व गूढ़ भित्ति सोपानम। देवता की मूर्ति को स्थापित करवाए, उसका निर्माण करवाए, उसमें आने जाने के लिए गुप्त सुरंगें हों। सुरंगा संचारम प्रासादम व आने जाने के लिए गुप्त मार्ग हों, गुप्त सुरंगें हों। या फिर ऐसा महल बनवाए जिसकी दीवारों के भीतर गुप्त मार्ग हों, या पीले खंभों के भीतर आने जाने तथा चढ़ने उतरने का रास्ता हो। अथवा आपत्ति काल के निवारण के लिए यंत्रों के आधार पर ऐसा वास गृह बनवाए जिसको इच्छा अनुसार नीचे ऊपर इधर उधर हटाया जा सके। कहने का मतलब है, आपत्ति काल जब आ जाए उस समय राजा अपने घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा सके, इधर से उधर कर सके, नीचे या ऊपर इधर उधर उसको हिलाया डुलाया जा सके। ऐसा अपना भवन का निर्माण कराए। यदि राजा को इस बात की आशंका हो कि उसके सामने ही दूसरा शत्रु राजा भी नीति निपुण वास्तुकलाविद है, वास्तुकला का ज्ञाता है, वास्तुकला के विषय में जानने वाला है, और वह गुप्त भवन निर्माण संबंधी सभी रहस्यों को जानता है, तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दे। अपनी बुद्धि के अनुसार जो परिवर्तन उसको करना है, अतो अन्यथा वह विकल्पयेत सहाया अध्यायी भयात। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार वो उसमें परिवर्तन कर सकता है। राजा चाहे तो अपने महल के जो निर्माण की योजना उसमें बनाई है, उसके अपने बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन करने का वो अधिकार रखता है। मानुषेण अग्निना, मनुष्य की हड्डी में बांस के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि का जो स्पर्श है, त्रिरप सव्यम परिगत अंतःपुर अग्नि अन्यो न। बांस के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि का स्पर्श यदि वेद के मंत्रोच्चारण के साथ साथ बाई ओर से 3 परिक्रमा करते हुए कराया जाए तो अंतःपुर को आग नहीं जला सकती।
कहने का अभिप्राय है वेद के जो मंत्र हैं, मंत्रोच्चार के साथ साथ बाईं ओर से 3 परिक्रमा करते हुए, बाईं ओर उल्टी ओर से, बाईं ओर से परिक्रमा करते हुए यदि कराया जाए तो अंतःपुरा को आग नहीं जला सकती। अंतःपुरा वो स्थान बताया गया है संस्कृत साहित्य में जहाँ पर राजा की रानियाँ निवास करती थी, और वो कहते हैं न दूसरी अग्नि ही उसको जला सकती है। इसके अतिरिक्त विद्युतेन भस्मना, बिजली के गिरने से जले हुए, मृत्यु संयुक्तेन कनक वारिणा अवलिप्तम च, इसके अतिरिक्त वो क्या करे, बिजली के गिरने से जले हुए पेड़ की राख को लेकर उसमें उतनी ही मिट्टी मिला दे और दोनों को धतूरे के पानी से गूंथ कर यदि उसकी दीवारों पर लेपन किया जाए, जो उसका स्थान है रहने का बनाया है, लेपन उसकी दीवारों पर कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार की अग्नि उसको जला नहीं पाएगी, अग्नि का कोई उस पर असर नहीं होगा। ये निवारण बताए हैं कि किस किस प्रकार से राजा को निवारण करते हुए उसको पूरी तरह से सुरक्षित स्थान के रूप में तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद जीवंती, श्वेत गिलोय, शंख पुष्पी पुष्प, काली पांडीरी और करौंदे के पेड़ पर लगे हुए जो बंदे हैं उसकी माला आदि के रख देने, या जो सहजन है उसके पेड़ के ऊपर पैदा हुआ पीपल के पत्तों के बंधनवार बांध देने से अंतःपुरा में क्या क्या चीज़ें, सर्प, बिच्छू आदि विषैले जंतु किसी भी प्रकार से अपने विष का प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। सर्प बिच्छू जो विषैले चीज़ें हैं उनका प्रभाव नहीं होता है। यदि राजा गिलोय, शंख पुष्पी, काली पांडरी और करौंदे के पेड़ पे लगी हुई जो उसके बंदे अर्थात जो उसके उसमें आता है उसकी फूल इत्यादि उनकी माला आदि को यदि वो रख देने से, या फिर वो कहते हैं सहजन के पेड़ के ऊपर यदि पीपल के पत्तों की बंधनवार बांध दी जाए, उससे भी विषैले जंतुओं से, इनके विष से बचा जा सकता है, विषैले जो जीव हैं इनसे। फिर उसके बाद मार्जर, मयूर, नकुल, बिल्ली, मोर, नेवला, मृग आदि भी सर्पों को खा जाते हैं। अन्न आदि में सर्प विष की आशंका होने पर तोता, मैना और भौरा चिल्लाने लगते हैं। तोता, शुक, शारिका, मैना और भृंगराज ये सब जो जीव हैं ये चिल्लाने लगते हैं। भृंगराज अर्थात भौरा ये चिल्लाने लगते हैं जैसे ही इनको विष की आशंका होती है। विष के समीप होने पर क्रौच पक्षी विहल हो जाता है। ये क्रौच पक्षी का हमने उदाहरण वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा है। कहते हैं विष के समीप यदि हो विष तो यह जो पक्षी है ये भी विहल हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जीवम जीव, चकोर के समान ही एक ये पक्षी होता है। जीवम जीव नामक जो ये पक्षी है ये जहर को देखकर मुरझा जाता है। जीवम जीविका गलायति, ये गल जाता है मतलब मुरझा जाता है। और कोयल विष को देखकर म्रियते मत कोकिलाह, कोयल जो है विष को देखकर मर जाती है। और चकोरस्य क्षिणी विरजेते, विष को देखकर चकोर की आंखें लाल हो जाती हैं। इन सब उपायों के द्वारा राजा अपने आप को तथा अंतःपुर को अग्नि, सर्प और विष के भय से बचा सकता है। अग्नि, विष, सर्पेभ्य प्रतिकुर्वीत, इन सब चीज़ों के भय से राजा अपने आप को, अपने महल को, अपने स्थान को सुरक्षित रख सकता है। ये सारे इसमें उपाय बताए हैं कि राजा किस प्रकार से अपने स्थान को सुरक्षित रखे। पृष्ठतो
कक्ष्या विभागे स्त्री निवेशो पृष्ठतो पीछे की ओर। कक्ष्या विभागे कक्षों में, अंतःपुर में, यहाँ पर कहते हैं कि पीछे की ओर कक्षों में, अंतःपुरा में, गर्भिणी। अब वो कहते हैं कहाँ कहाँ पर किस किस की नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति अर्थात कहाँ कहाँ पर किस किस का निवास स्थान होना चाहिए। तो स्त्रियों के लिए बताया है पीछे की ओर कक्षों में, अंतःपुरा में, गर्भिणी या गर्भ से युक्त प्रसव स्त्रियों और असाध्य जो रोग से युक्त स्त्रियां हैं उनका कक्ष पीछे की ओर होना चाहिए। और उनके आसपास क्या होना चाहिए? वृक्ष उदक स्थानम च, उनके आसपास उद्यान होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए, जलाशय का निर्माण होना चाहिए। बरही कन्याकुमारीपुरम, और बाहर की ओर कन्याओं और राजकुमारों के निवास स्थानों को राजा बनवाए। पुरस्ताद अलंकार भूमिर मंत्र, आगे की ओर पुरस्ताद, आगे की ओर, बाहर की ओर उद्यान, पुष्प वाटिका आदि से सुसज्जित स्थान हो। भूमि उपस्थानम कुमार अध्यक्ष स्थानम च, पुष्प वाटिका आदि से सुसज्जित स्थान हो। मंत्र भूमि विचार विमर्श करने योग्य स्थान भी आगे ही होना चाहिए। जहाँ पर राजा को जो मंत्रणाएं करनी हैं, विचार विमर्श करने हैं, उनके लिए भी आगे की ओर स्थान बताया गया है। फिर उसके बाद कक्षांतरेषु, कक्षों के बीच में, गृह आगत, अपने निवास भवन में रहकर, स्थविर स्त्री परिशुद्धा वृद्ध परिचारिका द्वारा। मंत्र के लिए आगे स्थान होना चाहिए। राज दरबार विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के स्थान और कार्यालय भी राजभवन में होने चाहिए। फिर कक्षों के बीच में कंचुकी और अंतःपुरः रक्षकों का दल नियुक्त करना चाहिए। और अपने निवास भवन में रहकर ही राजा किसी विश्वस्त वृद्ध परिचारिका कैसी होनी चाहिए? वृद्ध के साथ महारानी के कक्ष में देखे, अर्थात महारानी के कक्ष में राजा अकेला प्रवेश नहीं करे। वृद्ध परिचारिका के साथ, स्त्री के साथ ही उसको अपनी महारानी के कक्ष में राजा को जाना चाहिए। सूत्रात्मक शैली में लिखा हुआ एक महान ग्रंथ है, राजनीति का ग्रंथ, जो कि चाणक्य की कृति है। यह जो ग्रंथ है हमेशा से ही सार्वकालिक सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा स्वीकृत और विश्वस्त है। इसको स्वीकार किया जाता है। राजनीति के बहुत गूढ़ उपायों का इसमें वर्णन किया जाता है। वर्णन जो इसमें किया गया है उसको हर काल में, हर युग में स्वीकार किया गया है। इस जो हमने ये पढ़ा, इसमें ये पद्यांश, इसमें राजभवन शिल्प के विषय में ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। यहाँ राजभवन में राजा के प्रमुख किस प्रकार से कौन कौन अंतःपुर का निर्माण कैसे करवाए, महल कैसा होना चाहिए, किसको कहाँ पर उसको रखना चाहिए, स्त्रियाँ कहाँ रहें और वहाँ पे किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, राजा किस प्रकार से महारानी के कक्ष में प्रवेश करे, इन सब चीज़ों का विवेचन इन निम्न हमने इन पंक्तियों में किया था। अभी जो उपरोक्त हमने ये सारा ये वर्णन किया, इसको पढ़ा, इसको पढ़ने के उपरांत हमें ये तो समझ में आ गया कि राजा की जो दिनचर्या है उसमें इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। राजा इसको किस प्रकार से अपनी सब चीज़ों को बनाए और नियुक्त करे। उसके बाद रानीवास के अंदर जाकर राजा किसी विश्वस्त, ये तो हमने अभी पढ़ा था कि बूढ़ी परिचारिका के साथ ही राजा को जाना चाहिए, ना कश्चित न किसी भी प्रकार से राजा को रानी के पास से अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कभी कभी बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। देवी गृहे लीनो ही भ्राता भद्रसेनम जगान कहा जाता है। पहले कभी भद्रसेन नामक राजा के भाई वीरसेन ने उसकी रानी से मिलकर छिपे में मतलब गुप्त रूप से भद्रसेन राजा को मार डाला था। इसलिए राजा को नहीं जाना चाहिए अकेले। भद्रसेनम जगान मातुहु
शय्या अंतर्गतश्च पुत्र कारुषम। इस प्रकार माता की शैया के नीचे छिपे हुए राजकुमार ने अपनी पिता कारुष को मार डाला था। अब अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहे हैं, अलग अलग दृष्टांत आ रहे हैं, वो बता रहे क्यों क्यों नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से काशीराज की रानी ने धान की खीलों में मधु के बहाने विष मिलाकर अपने पति को मार डाला था। यहाँ पर कहते काशीराज के जो राजा थे उनकी रानी ने धान की खीलों में मधु के बहाने से विष उसमें डाल दिया, उसको मिलाकर पति को मार डाला। लाजान मधुनेति विषेण परयस्य देवी काशी राजम विष दग्धिन। उसके बाद अगला वो एग्जाम्पल बताते हैं, वो कहते हैं इसी प्रकार से विष दिग्धेन नुपुरेण वैरंत्यम मेखला मणिना सौवीरम। इसी प्रकार भुजे नुपुर के द्वारा वैरंते राजा को, नुपुर के द्वारा ये जो राजा है वैरंते इनका नाम है, इनको और विष भुजी करधनी की मणि से सौवीर राजा को, शीशे के द्वारा जालूथ राजा को, जालूथ एक राजा का नाम है, उस राजा को अपनी बेड़ी में शस्त्र छिपाकर विडूरथ राजा को, अपनी जो वीणी होती है छोटी स्त्रियों की उसमें छिपाकर उस राजा को, विडूरथ राजा को उनकी रानियों ने धोखे से गूढ़ शास्त्रम कृत्वा देवी विडूरथम जगान। तस्माद इसलिए रानियों से मिलते समय राजा को इस प्रकार की अदृष्ट विपत्तियों से सावधान रहना चाहिए। ये जो राजा के साथ कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है कि राजा को कुछ पता नहीं चलता, अचानक से कुछ आपत्तियां उसके पास ना आए, इसलिए सजग रहते हुए, सचेत रहते हुए राजा को इतने सारे दृष्टांतों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ऐसा ऐसा इस प्रकार से हुआ था, इसलिए राजा को अकेले महारानी के कमरे में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं मुंड जटिल, राजा को चाहिए कि वह मुंडी जटी इस प्रकार की अन्य धूर्त और बाहर की दासियों के साथ रानियों का संपर्क नहीं होने दे। बाह्य अभिविश्चः दासी भी प्रतिषेधयेत न च एनम कुल्याम पश्येयु अन्यत्र गर्भव्याधि संस्थाभ्यः। रानियों के जो वो कहते हैं ऐसे बाहर की दासियों के साथ रानियों का संपर्क नहीं होने दे। रानियों के सगे संबंधी भी प्रसव या बीमारी की अवस्था के अतिरिक्त उनसे नहीं मिले। स्नान उपटन के बाद सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुई स्त्रियां प्रगर्ष शुद्ध सशरीरा परिवर्तित वस्त्र अलंकाराय पश्येयु। राजा ऐसी सजावट के बाद, अलंकारों को धारण करने के बाद, आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित स्त्रियों को राजा देखे। उसके बाद कहते हैं आशीतिका पुरुषा, 80 वर्ष की अवस्था के पुरुष और 50 स्त्रियों, 50 वर्ष की जो बूढ़ी स्त्रियां हैं वह माता पितृ व्यजना स्थविर वर्ष वराभ्या माता पिता की भांति रानियों के हित चिंतक हित में सोचता रहे। 80 वर्ष की अवस्था के पुरुष, 50 वर्ष की बूढ़ी स्त्रियां माता पिता की भांति रानियों के हित चिंतन में रत रहे। अंतःपुरा के दूसरे वृद्ध और नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र का ध्यान रखें, रानियों के चरित्र का ध्यान रखें और उनको राजा की हित कामना में लगाए रखें। राजा के हित कामना, जिससे राजा का हित हो, इसमें लगाए रखें। इससे आगे का, इसके आगे के विषय में अब वो कहते हैं कि अंतःपुरः के सभी स्वभूमो च वसेत सर्वः पर भूमो न संचरेत न च बह्येन संसर्ग कश्चित अभ्यंतरो व्रजेत। अंतःपुरा के सभी परिचारक और परिचारिकाएं, जो सेवक और सेविकाएं हैं, अपने अपने स्थानों पर रहें, एक दूसरे के स्थान पर नहीं जाएं। इसी प्रकार भीतर का कोई भी व्यक्ति बाहर के आदमियों से नहीं मिल पाए। कहने का अभिप्राय ये है कि जो अंदर के लोग हैं, सेवक दास, वो अपनी बातों को बाहर जाकर लोगों के साथ शेयर ना करें। इसलिए राजा किसी भी प्रकार से उनको ना बताए।
सर्वं च अवक्षितं द्रव्यं निबद्ध आगम निर्गमम निर्गच्छेद अधिगच्छेदा मृदा सकांत भूमिकम। जो भी वस्तु महल से बाहर आए और महल में जाए उसका भली भांति निरीक्षण करके उसके संबंध के सारे विवरण रजिस्टर में लिख देने चाहिए। जो चीज़ महल में अंदर आई है या महल से बाहर आई है उसका अच्छी तरह से निरीक्षण हो और उसको अच्छी तरह से रजिस्टर में उसको लिखना चाहिए कि क्या चीज़ अंदर आई है, क्या चीज़ बाहर गई है। कहने का मतलब सब चीज़ों की एंट्री होनी चाहिए, उनका पूरा ब्यौरा रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए। और निर्गच्छेद अधिच्छेदा, जो बाहर जा रही है, जो बाहर की ओर जा रही है और जो बाहर से अंदर की ओर आई है। राजमहल के बाहर और भीतर आने जानी प्रत्येक वस्तु पर राजकीय मोहर लग जानी चाहिए। मुद्रा संक्रांत भूमिकम, जो भी वस्तु राजमहल में अंदर आई है या राजमहल से बाहर जाएगी सभी चीज़ों पर राजमहल की मोहर, राजकीय मोहर लगी होनी चाहिए। अब यह प्रथम अधिकरण का 19वां अध्याय आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें राजा का निवास स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर किसको निवास का अधिकार होना चाहिए। इसके आगे का अब हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।